स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन 2 वैद्युत विभव तथा विभवांतर का अगला टॉपिक, जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो वैद्युत क्षेत्र चूँकि हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को भी पहले से डिस्कस कर चुके हैं, और अब हमको पढ़ना है कि यदि उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में उस वैद्युत द्विध्रुव को ले आकर उसको हम घुमाएं, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को ले आकर यदि उसको हम घुमाएं तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र आपका E है। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E है और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB रखा हुआ है, जो इस वैद्युत क्षेत्र से कितने कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है। और जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वह -Q और +Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं पहले से कि द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमेशा क्या माना जाता है, 2L माना जाता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो चूंकि द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, जैसा कि सामने दिखाई दे रहा है, दोनों का परिमाण बराबर होता है और प्रकृति विपरीत होती है। दोनों देखिए, दोनों का आवेश Q है जो कि बराबर है, लेकिन एक -Q है और एक +Q है। तो जब इन दोनों आवेशों को, मतलब कि द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र E में रखेंगे, तो होगा क्या कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में ले आकर रखते हैं तो उस आवेश पर एक प्रकार का बल काम करता है। तो ठीक यहाँ भी वही चीज़ होने वाला है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को ले आकर हम वैद्युत क्षेत्र E में जब रखेंगे तो इस पर एक प्रकार का बल काम करेगा। और यहाँ पर हम बल न कह के उसको बलयुग्म कहेंगे। बलयुग्म इसलिए कहेंगे कि बल इस आवेश पर भी काम करेगा, बल इस आवेश पर भी काम करेगा, दोनों आवेश पर बल काम करेगा और दोनों बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, क्योंकि दोनों आवेश की प्रकृति क्या है, विपरीत है। तो इस पर लगने वाले बल की दिशा भी क्या होगी, विपरीत होगी। तो यहाँ पर एक तरह से देखिए तो एक बलयुग्म काम कर रहा है, और उस बलयुग्म का आघूर्ण हम लोग क्या मान लेते हैं, उस बलयुग्म का आघूर्ण मान लेते हैं कि वह बलयुग्म का आघूर्ण कितना है, टाउ है। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं द्विध्रुव का आघूर्ण। तो द्विध्रुव का आघूर्ण मान लेते हैं कि क्या है, P है। द्विध्रुव आघूर्ण P है और बलयुग्म का आघूर्ण कितना है, टाउ है। और यही टाउ इक्वल टू हो जाता है PE साइन थीटा। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। इसको हम लोगों ने डिराइव कर लिया है इसके पिछले वाले वीडियो में, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे आया हुआ है। हम यहाँ सीधे इस रिजल्ट को लेकर चलेंगे। तो मूल चीज़ हमको यहाँ पर करना क्या है कि हमको इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जो आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि हम इस द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाएं तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो कुल मिला के यहाँ पर कार्य हम लोग निकालने वाले हैं, और कार्य का हम लोग व्यापक सूत्र जानते हैं, बल गुणे विस्थापन। हम लोग कार्य का व्यापक सूत्र जानते हैं, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ भी बल निकालना पड़ेगा, लेकिन वही बल यहाँ पर बलयुग्म के रूप में लग रहा है। ये बलयुग्म है आपका PE साइन थीटा। चूँकि यह बलयुग्म इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इसमें ऑलरेडी लग रहा है, तो जब हम इसको घुमाएंगे, इससे कम बलयुग्म तो हम लगाएंगे तो घूमेगा नहीं, तो हमको इसके बराबर या इससे अधिक बल लगा के इसको घुमाना पड़ेगा। और जब घुमाएंगे तो इसमें क्या होगा, विस्थापन होगा। और जब विस्थापन होगा तो वही बल गुणे विस्थापन जब गुणा करा देंगे तो क्या निकल जाएगा, कार्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर
दो चीज़ निकालना पड़ेगा। एक तो हमको बलयुग्म चाहिए, जो कि हम लोग पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, बलयुग्म का आघूर्ण, जो हम लोग जनरली कार्य निकालने के लिए बल गुणे विस्थापन करते हैं। तो यहाँ पर बलयुग्म गुणे विस्थापन होगा, बलयुग्म का आघूर्ण गुणे विस्थापन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है बलयुग्म काम करेगा, बल जो है बलयुग्म के रूप में काम करेगा। तो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, ये पिछले टॉपिक से हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम यह मान लेते हैं कि इसको हम कितना दूरी विस्थापित करते हैं, दूरी नहीं, इसको चूंकि हम घुमा रहे हैं तो घुमाएंगे तो एक विशेष कोण पर विस्थापित होगा। कितना कोणीय विस्थापन होगा, यहाँ पर तो कोणीय विस्थापन निकलेगा। तो हम यह मान लेते हैं कि इसमें विस्थापित इसको किया जा रहा है, कोणीय विस्थापित कितना, डी थीटा। तो इसको लिखेंगे कैसे, एक बार इसको हम पुनः बता देते हैं कि माना E एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें AB एक द्विध्रुव आघूर्ण जो -Q और +Q से मिलकर बना है, उसे इस एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर व्यवस्थित किया गया है या रखा गया है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, 2L है। और हमको क्या करना है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वह निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि इसको हमने डी थीटा घुमाया। हमने क्या माना कि इसको डी थीटा घुमाया, तो डी थीटा घुमाने में चूंकि हम सूक्ष्म कोणीय विस्थापन ले रहे हैं, हम छोटा सा थोड़ा सा घुमा रहे हैं, तो थोड़ा सा घुमाने में कार्य भी थोड़ा सा ही होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमने थोड़ा सा घुमाया तो कार्य भी कितना हुआ, काफ़ी कम हुआ, DW हुआ। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर DW निकालें तो सूत्र होगा, चूँकि ये कार्य है और कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर होगा बल, यहाँ पर तो बलयुग्म के रूप में लग रहा है, तो बल युग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, और गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन कितना कराया गया। तो हमने विस्थापन कितना कराया है, छोटा सा विस्थापन कराया है डी थीटा, क्योंकि अगर आप छोटे से विस्थापन मतलब कि एक हल्का सा मूव कराने में, हल्का सा घुमाने में, डी थीटा घुमाने में अगर आपको किया गया कार्य मिल जाए तो आप कितना भी घुमा के जो है पूरा कार्य निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर एक कलम का दाम आपको मिल जाए तो आप लाखों करोड़ों कलमों का दाम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार हम मान लेते हैं कि डी थीटा हमने घुमाया, हमने डी थीटा इसको घुमाया, तो उस स्थिति में किया गया कार्य कितना था, DW था। तो हम उसके बाद अब अगर छोटा हिस्से में घुमाने में किया गया कार्य निकल जाता है तो हम बड़े हिस्से में या हम ज़्यादा घुमा के कितना जो है हमारा कार्य हुआ वो सारा चीज़ आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर DW का सूत्र हुआ बलयुग्म का आघूर्ण गुणे विस्थापन, और बलयुग्म का आघूर्ण हम लोग पहले से जानते हैं, जो कि पिछले टॉपिक में हम उसको डिराइव भी कर चुके हैं। तो हम सीधे सीधे वहाँ से उठाएंगे। हम यह मान लेते हैं कि इसका बलयुग्म का आघूर्ण कितना है, टाउ है, और टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा होता है। P क्या है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और थीटा क्या है कि हम इसको थीटा कोण पर रखे हैं। तो यहाँ से ये मिल गया वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ, और विस्थापन हमने कितना किया, डी थीटा। तो यहाँ से निकला DW इक्वल टू PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये हो गया बल और ये हो गया विस्थापन। इसका बेस जो है काफ़ी छोटे क्लास का है, बल गुणे विस्थापन क्लास 9th का बेस है इसका। लेकिन यहाँ पर बल विस्थापन, तो बल किसके रूप में काम कर रहा है, बलयुग्म के आघूर्ण के रूप में, और बलयुग्म का आघूर्ण हम जो है पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, तो टाउ का मान निकल गया। अब यहाँ से ये निकला कि अगर हम DW मतलब कि अगर हम डी थीटा छोटा सा विस्थापन करते हैं तो कार्य भी कितना होगा, छोटा होगा। अब यह हम मान लेते हैं कि माना इसको हम कहाँ से कहाँ तक विस्थापित करते हैं, θ1 से θ2 तक। लिखेंगे कि यदि द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य W हो तो
तो यहाँ पर अब कुल कार्य हम लोग निकालने जा रहे हैं कि θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य क्या है। अगर W है तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, और कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक, क्योंकि हम इसको कहाँ से कहाँ तक घुमाना चाहते हैं, θ1 से θ2 तक। ये तो हमने सूक्ष्म विस्थापन घुमाया ना, सूक्ष्म कोणीय विस्थापन dθ। तो dθ घुमाने में जब इतना कार्य हुआ तो अगर हम θ1 से θ2 तक घुमा दें तो कितना कार्य होगा, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन किया जाएगा। और इंटीग्रेशन किसका, उस सूक्ष्म कार्य का, क्योंकि यही कार्य क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हमने कम घुमाया तो कम कार्य हुआ, हमने ज़्यादा घुमाएंगे तो ज़्यादा कार्य होगा। तो बस इसका मान रख देना है। W इक्वल टू θ1 θ2 और dW का मान जो है PE sin थीटा, PE sin थीटा dθ, इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। तो P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, E वैद्युत क्षेत्र है, तो दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो W इक्वल टू PE और ये θ1 θ2 sin थीटा dθ। और अब यहाँ पर हम समाकलन करेंगे। तो sin थीटा का समाकलन क्या होता है, cos थीटा, sin थीटा का समाकलन माइनस cos थीटा। तो W इक्वल टू PE और ये sin थीटा का समाकलन हो गया माइनस कॉस थीटा, लिमिट θ1 से कहाँ तक, θ2 तक। अब इसका मान रख देंगे। तो W इक्वल टू, जैसा कि हम लोग कई बार कर चुके हैं, एक बार इसके बदले में यह रखा जाएगा और ये हो जाएगा माइनस कॉस θ2, और एक माइनस यहाँ पर होता है और एक माइनस इसके साथ है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और cos θ1। तो इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेंगे। W बराबर PE, इसको आगे कर लेते हैं, cos θ1 माइनस cos θ2। हम द्विध्रुव को कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं, कोण θ1 से θ2 तक। तो ये हम लोग का निकल गया फार्मूला कि किसी भी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र E में θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अगर हम मान लेते हैं कि उसको हमने विस्थापित कराया 0 से थीटा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया था कि हमने जो है थीटा कोण पर रखा था, तो हम लोग यह मान लेते हैं कि हम उसको कहाँ से कितना विस्थापित करा रहे हैं, 0 से थीटा तक घुमा दिए। तो यदि हम उसको 0 से थीटा तक घुमाएं, तो 0 मतलब कि θ1, क्योंकि हम θ1 से θ2 तक घुमा रहे हैं, तो 0 से अगर हम थीटा घुमाएं तो ये काम करेगा θ1 का, ये काम करेगा θ2 का। मतलब कि उस कंडीशन में W बराबर हो जाएगा PE cos 0, क्योंकि हम 0 से कहाँ तक घुमा रहे हैं, थीटा तक घुमा रहे हैं, तो ये θ1 0 हो जाएगा और ये θ2 हो जाएगा। तो cos थीटा, ध्यान समझना कि हम 0 से थीटा घुमा रहे हैं, 0 से थीटा, मतलब कि θ1 से θ2 के हिसाब से अगर माने तो यह θ1 में काम करेगा, θ2 का काम करेगा। और का 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से W का मान मिल जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये भी एक फार्मूला हो गया कि अगर हम 0 से कोण को लेते हैं कि 0 से हम कहाँ तक घुमाना चाहते हैं, तो सीधे सीधे इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। और दोनों कोण पता है कि कहाँ से कहाँ तक घुमाना चाहते हैं, मतलब 30 से 60 अगर कहें तो ये 30 का काम करेगा, 60 का काम करेगा। अगर इसको हम 0 से 90 तक घुमा दें, यदि 0 से 90 तक घुमा दिया जाए, तो 0 से 90 तो 0 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो W बराबर हो जाएगा PE cos 0 माइनस cos 90, और का 0 का मान 1 और का 90 का मान 0। तो W इक्वल टू हो जाएगा PE, ये 1 हो गया, वो 0 होता है, तो W इक्वल टू
यहाँ से निकल जाएगा। पी तो स्पेशल कंडीशन है, हम अलग अलग कंडीशन में फार्मूला अलग अलग ज्ञात कर लेंगे, लेकिन मेन फार्मूला आपका यही होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके जो है साथी जो पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में उनको भी सहायता मिल सके। धन्यवाद।